आइए साथियों, आप सभी का जी जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको तुगलक वंश के बारे में बताते हैं। इससे पहले हमने आपको खिलजी वंश के बारे में बताया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। जड़ से खिलजी वंश को समझाया गया, जिसमें आपको बताया था कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में की। ये आपको बताया होगा। थोड़ा सा 2 मिनट का क्विक रिवीजन कर देते हैं। उसके बाद में आपके जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया, जिसने धर्म जो था, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसे सिकंदर ए सानी की उपाधि दी गई। उसे द्वितीय सिकंदर कहा गया। उसके बाद में अलाउद्दीन का एक प्रसिद्ध सेनापति था, जिसे जफर खां का कहा कहते थे। मंगोलों के विरुद्ध उसने युद्ध लड़ा, वह मारा गया। और रानी जो पद्मनी थी, राणा रतन सिंह की पत्नी, उससे के संदर्भ में भी मैंने आपको बताया था। पद्मनी की कहानी का आधार मैंने आपको मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा महाकाव्य पद्मावत से लिया गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पद्मनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। और मैंने अलाउद्दीन के शासनकाल में प्रारंभ कुछ विद्रोह के नाम बताए थे आपको, जिसमें कि उसने कुछ अध्यादेश भी जारी किए थे। पहला अध्यादेश मैंने आपको बताया था कि जैसे उपहार था, पेंशन थी, दान था, इस तरीके से मैंने बताया था। और दूसरा अध्यादेश जारी किया था, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। तीसरे अध्यादेश भी उसने जारी किया था, जिसमें शराब, भांग और जुआ पर प्रतिबंध लगाया था। और आपको याद आ रहा होगा, मैंने चौथा अध्यादेश भी बताया था, जो सरदार और अमीरों की जो दावतें थीं या विवाह संबंध थे, उन पर प्रतिबंध लगाया गया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय मैंने ये बताया था, उस समय जो देवगिरी का शासक था, वो रामचंद्र देव था। और उसे आक्रमण करके बंदी बना लिया गया। और एलिचपुर थी, मैंने आपको बताया था, एलिचपुर एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया, परंतु उसने 1305 और 1306 में कोई आय नहीं भेजी। इसलिए 1307 में मलिक कफूर, जो अलाउद्दीन का एक सेनापति था, आक्रमण करने के लिए भेजा और रामचंद्र को युद्ध में पराजित किया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण जब किया तो रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी। मैंने आपको ये बताया था, राय रायन की उपाधि दी। और मैंने आपको फिर ये भी समझाया था कि उसने गुजरात विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसी गुजरात विजय के दौरान जो मलिक काफूर उसको खरीदा था। उसको 1000 रुपये में खरीदा था, 1000 दिनार में। इसलिए 1000 दिनारी नाम जो था, वो आपका मलिक काफूर का था। ये भी मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने आपको ये बताया था, अलाउद्दीन ऐसा पहला सुल्तान था साथियों, दोस्तों, मित्रों, जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना प्रारंभ किया। उसने भूमि व्यवस्था के लिए, राजस्व व्यवस्था के लिए ये दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना भी की थी। मैंने आपको बताया था, दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना भी की थी। ये आपको मैंने समझाया था। और मैंने ये भी बताया था कि उसने लगान अधिकारी जो थे, जो लगान वसूलते थे, उससे पहले खिलजी वंश से पहले खुद मुकद्दम और चौधरी, जो गुलाम वंश में वसूलते थे, उनके सारे अधिकार छीन लिए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वह अलाउद्दीन खिलजी उपज का 50% लगान वसूल करता था, भूमि कर करता था। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था, अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो आजकल राशन डीलर बांटते हैं, कोटा जिसे कहते हैं, वो प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी, जो आज 700 साल के लगभग हो गए हैं। वो आज भी चल रही है। और मैंने ये बताया था कि उसने घरी कर और चरी कर, या चराई कर भी कहते हैं, चरी कर उसने लगाया था। घरी कर घर पे लगाया जाता था,
यहाँ तक कि वो झोंपड़ियों तक पे भी लगा दिया गया, और चराई कर दूधारू पशुओं पे लगाया गया। दूधारू पशु साथियों से कहते हैं जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उन पर लगाया गया। इस तरीके से मैंने आपको खिलजी वंश की पूरी गाथा सुना दी और सुनाई थी। जो गंभीर साथी हैं, जो गंभीर मित्र हैं, गंभीर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम निकालने की हिम्मत रखते हैं, एक ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक का एग्जाम निकालने की क्षमता रखते हैं, तो वो इस वीडियो से जरूर प्रभावित होंगे और इसको अच्छे से वो समझ रहे होंगे। आइए साथियों, अब हम आपके सामने तुगलक वंश के बारे में बताते हैं, क्योंकि खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश प्रारंभ हो जाता है और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हर कंपटीशन में अक्सर आते हैं। इसलिए आइए तुगलक वंश के बारे में हम प्रारंभ करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की, इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। तुगलक वंश की जो स्थापना की थी, वो आपकी गयासुद्दीन जो तुगलक थे, उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद में जो आए थे वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक आए थे, फिर फिरोज शाह तुगलक आए थे। तो आपका उत्तर होगा कि तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक ने की। और ये उनकी जो माता थी, इनकी जो गयासुद्दीन तुगलक की जो माता थी, वो एक जाट महिला थी। जाट महिला थी, अर्थात हिंदू जाट महिला थी, ये आपको याद रखना है। और पिता जो थे इनके इनके जो पिता थे, वो एक कोरोना तुर्क थे। और जो बलबन का दास था, मतलब ये बलबन के दास थे, बलबन के दास, क्योंकि बलबन के बाद में ही तो ये तुगलक वंश जो है स्थापित हो जाता है। आइए अब आपको आगे की बात बताते हैं। महत्वपूर्ण अभियानों के अध्यक्ष माना गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ महत्वपूर्ण अभियान किए थे, महत्वपूर्ण युद्ध किए थे, महत्वपूर्ण आक्रमण किए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वो कौन से थे और किसके विरुद्ध किए थे और कितने किए थे? इन्होंने कुल 29 29 आक्रमण 29 आक्रमण किए थे, और ये सब आक्रमण मंगोलों के विरुद्ध थे। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि उन्होंने भारत के बाहर मंगोलों को खदेड़ दिया था, यानी भगा दिया था। ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है आप गयासुद्दीन तुगलक से? जब खदेड़ा था उनको, तो उन्हें वो जो प्रसिद्ध हुए थे, मलिक मलिक उल गाजी मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। मलिक थे मगर गाजी वाले थे। और वो 1320 में 1320 में उन्होंने सुल्तान की पदवी धारण की थी। सुल्तान की पदवी धारण की, ये आपको याद रखना है। और क्या रखना है, यही इसके महत्वपूर्ण प्रश्न इससे हो सकते हैं। संक्षेप में देखना है ताकि आपके हर एग्जाम में आपको सफलता मिल सके। आइए आगे है राजस्व वसूली। तो राजस्व वसूली व्यवस्था क्या थी, कैसी थी तुगलक वंश में? राजस्व जो वसूला जाता था, वो 1/5 से, मतलब 1/5 से लेकर के 1/3 तक वसूला जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। कोई कंपटीशन में आ सकता है कि राजस्व वसूली तुगलक वंश में कितनी थी, तो 1/5 से लेकर के 1/3 थी। और इसमें क्या क्या होता था, नस्ल और बटाई, यानी जो राजस्व व्यवस्था थी उसके जो प्रकार थे, नस्ल तथा बटाई प्रकार की राजस्व व्यवस्था थी। बटाई की जाती थी, आधा आधा बांट लिया जाता था, और फसल की नस्ल किस प्रकार की होती थी उसके आधार पर राजस्व वसूल किया जाता था। इसका मतलब ये है। और क्या होता था साथियों, उस एक था उस समय
धन की जो बेईमानी करता था, सरकार की जो धन की बेईमानी करता था उसको कठोर दंड दिया जाता था। ये व्यवस्था लागू की, कठोर दंड, मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने। और ये महत्वपूर्ण उसके कार्य थे गयासुद्दीन बलबन के। आइए आगे देखते हैं। अब उसके बाद में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण। इन्होंने क्या क्या किया? ये सर्वाधिक, ये ध्यान रखो, सर्वाधिक विद्वान था। जितने भी इससे पहले शासक हुए, चाहे वो गुलाम वंश के हुए, चाहे वो आपके खिलजी वंश के हुए, उनसे सबसे ज्यादा सर्वाधिक बुद्धिमान था। शिक्षित भी था सब, सर्वाधिक। अगर ये आ जाए कि सर्वाधिक शिक्षित कौन सा विद्वान था, तो आपका उत्तर केवल मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्यों था? क्योंकि इसने, ये खगोल शास्त्र भी जानते थे। खगोल शास्त्र आप जानते ही हैं, नक्षत्रों का ज्ञान था इनको। और ये गणित भी जानते थे, मैथमेटिक्स भी थे ये भी आप साथियों ध्यान रखना। और ये आयुर्वेद का भी ज्ञान भी इन्हें था, आयुर्वेद का ज्ञान भी इन्हें था। तो इतनी सारी विधाओं का ये जानकार था, इसलिए ये सर्वाधिक शिक्षक था और सब सर्वाधिक जानकार था। और उन्होंने कृषि के लिए दीवान ए कोही, ये बहुत बार आता है, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी। कृषि विभाग जो था वो दीवान ए कोही नाम से था। इसके अंतर क्या होता था? इसके अंतर्गत जो है जो कृषकों के लिए, भूमि के लिए सहायता दी जाती थी, जिसे तकाबी कहते थे। और इसे फसल को सुधारने के लिए, बीज को सुधारने के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, यंत्रों के लिए, कृषकों की सारी सुविधाओं के देखते हुए एक दीवान एक कोही की स्थापना की गई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। और क्या था? 60 वर्ग मील भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, कि कोई भी भूमि सुधार अगर किया जाएगा तो उसमें पूरी तरह से कोई भी हेरा फेरी नहीं होगी। इसलिए भूमि पर, कृषि पर, राजस्व पर हर तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक का अपना महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब कृषि के उन्नति के लिए और क्या क्या किया उन्होंने, ये भी है। मतलब इस विभाग के लिए ये डबल मैंने आपको यहीं पे बता दिया, मोहम्मद बिन कृषि के बारे में यहीं पे बता दिया, इसलिए इसे छोड़िए। अब मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग क्या थे? एक, उनने राजधानी परिवर्तन प्रयोग किया था। राजधानी परिवर्तन, और ये परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक के लिए हुआ था? तो आपको मालूम है, दिल्ली से देवगिरी, या जिसे दौलताबाद कहते हैं, कुछ भी आए एक ही नाम है, दौलताबाद। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके क्या प्रयोग थे? उसने जो देवगिरी थी उसको कुब्बत उल इस्लाम कहा। देवगिरी को या दौलताबाद को कुब्बत उल इस्लाम कहा। उसे क्यों कहा? क्योंकि जितने भी मुस्लिम हैं, जितने भी इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, ये नाम देने से उनके दिमाग में एक बहुत ही पवित्र संदेश जाएगा, एक बहुत ही अच्छा संचार जाएगा, बहुत ही अच्छी वो समीक्षा धर्म के प्रति करेंगे, जिससे कि उसे सम्मान मिलेगा। मगर वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। और क्या किया? और उन्होंने आगे देखिए, उन्होंने, यही चलो बता देता हूं, उन्होंने कुछ जो है सिक्के जारी किए थे। सिक्के जारी, मोहम्मद तुगलक ने सिक्के जारी किए, जिन्हें दिनार कहा जाता था। दिनार, दिनार की संज्ञा दी गई थी। कई बार आता है दिनार संज्ञा, कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो सिक्के चलाए गए वो क्या थे? दिनार थे, मुद्रा थे, स्वर्ण थे, टका थे, जीतल थे, क्या थे? उस पर आप निशान लगाना है, दिनार थे। और उन्होंने क्या किया था? वो अपने आप को सुल्तान, मतलब ईश्वर की छाया मानता था। मोहम्मद बिन तुगलक ईश्वर की
परछाई मानता था अपने आप को, कि मेरे अंदर ईश्वर की परछाई है, जहां जहां मेरी परछाई पड़ती है वहां वहां ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, ईश्वर दिखाई देता है। ये उसका मानना था। आइए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं थी, जिनसे प्रश्न हर बार आता है, हर कंपटीशन में आता है, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो। और ये आपको ध्यान रखना है, और इसे मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको, एक क्या था, एक योजना थी ये, 2 आब में कर वृद्धि, 2 आब में कर बढ़ा दिया था। लोग परेशान हो गए थे, भूखमरी से मर रहे थे। बाद में योजना फेल हो गई थी। और दूसरी क्या थी, देवगिरी को राजधानी बनाना प्रयोग कर रहे थे, कि ऐसा करेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, सारा मामला ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। और क्या था, एक सांकेतिक मुद्रा बनाई उन्होंने, सांकेतिक मुद्रा, मुद्रा का प्रचलन किया, लोगों ने अपने घर में रख ली, हार दी, धातु ने सौंप दी, गरीब हो गए साहब। एक था उनका खुरासान आक्रमण, खुरासान पर आक्रमण कर दिया, वो स्थिति आक्रमण करने की थी ही नहीं, मगर साहब ने कहा आक्रमण कर दो भैया, ये प्रयोग करके देखते हैं। और एक उन्होंने और प्रयोग किया कि भैया एक आक्रमण तो असफल हो गया, दूसरा भी कर दो। कराचिल नाम था, कराचिल पर अभियान कर दो, आक्रमण कर दो। ये किया, ये भी फेल हो गए। ये सारी योजनाएं उन्होंने चलाई जो फेल हो गई। इसलिए जो फेल हुई योजनाएं थी, इनके बारे में बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। इसलिए आप इनको ध्यान से देखिए। आगे देखते हैं। आगे इनके शासनकाल में इब्न बतूता आया था। ये हमने क्यों अंकित किया, इसलिए अंकित किया कि कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि इब्न इब्न जो बतूता था वो कहाँ का रहने वाला था। तो ये मोरक्को का था, मोरक्को का। और क्या इसके बारे में पूछा जाता है, ये किसके शासनकाल में आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। ये आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, ये आपको याद रखना है। और क्या पूछ सकता है इससे संबंधित, हाँ, इसे दिल्ली का काजी बनाया, दिल्ली काजी नियुक्त किया गया, किसे, इब्न बतूता को, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और क्या क्या था, उसे जो है राजदूत बनाया, राजदूत बनाकर चीन भेजा, चीन भी भेजा गया, चीन भी भेजा, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और क्या क्या किया, उसने एक पुस्तक भी लिखी इनके शासनकाल में, जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, किताब उल रहला। ये पुस्तक है, कई बार निशान लगा देते हैं साथी मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखी है, नहीं, ये आपकी इब्न बतूता ने लिखी थी। और इसमें किस चीज का विवरण है, चलो ये भी बता दें। इसमें जो अपनी यात्रा की थी, चीन जो भेजे गए थे, अपनी यात्रा चीन के दौरान, उसके दौरान इस पुस्तक को लिखा, ये ध्यान रखें आप। और क्या हो सकता है, ये यही इससे महत्वपूर्ण है, और क्या हो सकता है उसमें। हाँ, उन्होंने जो है एक चीज और थी, एक डाक व्यवस्था का विवरण और दिया था, कि डाक व्यवस्था कितनी अच्छी थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये आपके इब्न बतूता से संबंधित, ये प्रश्न कई बार आता है, आपको ध्यान रखना है कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया, आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। चीन को भेजा, किसने भेजा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। या चीन की यात्रा किसके, मतलब दरबारी ने की थी, तो आपका इब्न बतूता। किताब उल रहला किसने लिखी, तो आपका आएगा इब्न बतूता। और ये किताब उल रहला है, वो किस दौरान लिखी गई, कब लिखी गई, कैसा वृतांत है, अपनी चीनी यात्रा के दौरान। उस समय डाक व्यवस्था कैसी थी, इसका विवरण दिया इन्होंने, इब्न बतूता ने। ये इससे महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे है
फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आप देखिए। इन्होंने क्या क्या किया ये भी आपको ध्यान रखने, वैसे तो बहुत कार्य आप मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्योहार में, हिंदुओं के जो त्योहार होते थे उसमें भाग लेता था, और मुख्य तौर पर होली में भाग लेता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक जियाउद्दीन बर्नी बर्नी थे, उन्होंने आलोचना भी की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक छिचोरा था, माली था, जुलाहा था, नाई था, रसोइया था। इस तरीके की तमाम सारी उपाधियां उसने, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने उसमें लिखी, अपने वृत्तांत में लिखी। हाँ, अब आइए आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने कई कार्य किए। एक आपका जो होता है वो रोजगार दफ्तर का निर्माण किया, कि हम रोजगार दफ्तर बनाओ, कितने छात्र बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें नौकरी देंगे हम। और उन्होंने क्या करा था, दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। दीवान ए खैरात, इसके अंतर्गत क्या होता था साथियों, दीवान ए खैरात में ये होता था कि जो लोग गरीब थे, चाहे वो गरीब मुसलमान थे, अनाथ स्त्रियां थीं, विधवा थीं, इसके अंतर्गत ये आता था कि गरीब मुसलमान, ये आता है कि किन के लिए खोला था, केवल उन्हीं पे निशान लगाएंगे। गरीब मुसलमान होते थे, और उस समय की अनाथ अनाथ महिला होती थी, महिला। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि विधवा महिला होती थी, विधवा महिला, उनके लिए ये दीवान ए खैरात की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने क्या क्या किया था, और उन्होंने एक दारुल सफा का स्थापना की थी। दारुल सफा, दारुल सफा, दारुल ए सफा भी कह सकते हैं उसे, मगर दारुल सफा मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। सफा के माने होता है अस्पताल। एक मतलब एक अस्पताल का, खैराती अस्पताल, जिसे मतलब दूसरे रूप में कह सकते हैं खैराती अस्पताल, खैराती अस्पताल। इसमें निःशुल्क इलाज होता था, गरीबों का, महिलाओं का, विधवाओं का, दिव्यांगों का, इस तरीके से बुजुर्गों का ये इलाज होता था। और उन्होंने एक एक और काम किया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। बंदगान कहते हैं गुलामों को। तो गुलाम कितने हैं, उन गुलामों की संख्या कितनी है, इसको देखने के लिए उन्होंने दीवान ए बंदगान की स्थापना की। और उन्होंने क्या क्या किया, और यहाँ पे आगे बताएं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें लगभग इन्होंने 300 नए नगर बसाए, नए नगर बसाए। ये आपको ध्यान देना। इन 300 नए नगरों में जो महत्वपूर्ण था, जैसा आपका हिसार, जो आपके हरियाणा में है, और आपका जौनपुर आता है, कि जौनपुर की स्थापना की इसने की तो फिरोज तुगलक ने। किसके नाम पर की, जूना खान के नाम से। जूना खान कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक को कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। एक फिरोजाबाद की स्थापना की। फिरोजाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। चूड़ियों का नगर है, कांच का नगर है, उत्तर प्रदेश में समझा दिया है। जब उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान जो एक वीडियो डाली है, महा मैराथन वीडियो है वो, महाबाण वीडियो है, उसके अंतर्गत बड़ी विस्तार से और बड़े जड़ से समझाया गया है। जिस साथी ने, जो नए साथी जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कुछ कंपटीशन ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान अनिवार्य आएगा। और साथियों, करंट की वीडियो भी सारी पड़ी हुई हैं। एक मंथली करंट अफेयर्स भी डाल दिया गया है। किसी कारणवश आप प्रत्येक दिन की करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं, तो आप मंथली की देख लीजिए, वीकली की देख लीजिए। एक वीकली की भी पड़ी है, आपको जड़ से समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और ये करंट अफेयर जो पढ़ा रहा हूँ, उसमें सारी स्टैटिक जीके भी पढ़ा दी गई है। लड़के ना जाने, छात्र, दोस्त, मित्र, बहनें, जिन्हें कहाँ कहाँ भटक रहे हैं इस समय,
परंतु यदि आप उसी वीडियो को भी देख लेते हैं तो 60-70 नंबर आपके किसी भी एग्जाम में वहीं से मिल जाएंगे। ये मेरा दावा है पूरी तरीके से। आइए, अब इन्होंने और क्या क्या किया ये आपको देखना है। इन्होंने देखो मस्जिदें बनवाई थी, मस्जिद है, और बनवाई कितनी, 40 बनवाई थी। और इन्होंने विद्यालय बनवाए थे, विद्यालय तुरंत उसी समय। और बनवाए कितने थे, 30 बनवाए थे। महल बनवाए थे, और बनवाए का कितने थे, 20 बनवाए थे। सराय बनवाई थी, सराय आप जानते हैं जहां मुसाफिर रुक सकते हैं, 100 बनवाए थे। और आपको जो अस्पताल बनवाए थे उनकी संख्या कितनी थी, अस्पताल आपके 100 बनवाए थे, पूरे 100। और मकबरे कितने बनवाए थे, मकबरे 5 बनवाए थे। स्नान गृह भी बनवाए थे, स्नान गृह, और कितने बनवाए, स्नान गृह 100 बनवाए थे। और बहुत सारी 10 स्तंभ बनवाए थे, 150 पुल बनवाए थे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें उन्होंने बनवाई थी। और आपको ये भी बता दें, आगे लिखने की जगह नहीं है, न लिखता मैं आगे। उन्होंने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था, बहुत ही आती हैं, जैसे 5 आपको मैंने बताया, जैसे 5 योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई, इसी तरीके से 5 बड़ी नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक साहब ने कराया। जिसमें पहली जो नहर थी वो 150 मील लंबी थी, और वो जो है यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। यमुना नदी का पानी हिसार मतलब हरियाणा तक जाता था। दूसरी नदी 96 मील लंबी थी, और वो सतलज से घाघरा तक जाती थी। आप जानते हैं सतलज कहाँ है और घाघरा कहाँ है। तीसरी जो नहर थी वो सिरमौर की पहाड़ियों से निकाली जाती थी और हांसी तक जाती थी। चौथी जो नहर थी वो घाघरा से फिरोजाबाद तक जाती थी, जहां चूड़ियों का नगर है, कांच का नगर है। पांचवी जो नहर थी वो यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। ये आपको ध्यान रखना है, फिरोज तुगलक ने जो करवाया। और मतलब क्या क्या हो सकता है इससे, चलिए आगे देखते हैं। ये 5 बड़ी नहर मैंने बता दी आपको, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, यात्रियों की सुविधा के लिए क्या किया, उनने यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं बनवाए, कुएं। और क्या था, और उनने 50 बांधों का निर्माण करवाया। और क्या किया उसने, और उसने 30 झीलें बनवाई, झील। और क्या क्या किया उसने, और उसने जो था वो जल को संग्रहण करने के लिए तालाब भी बनवाए, तालाब, तालाबों का निर्माण भी करवाया। और उनने ये सारी आपकी जो सिंचाई है उसके लिए करवाए। और एक सिंचाई विभाग, शायद आगे मैंने लिखा है, सिंचाई विभाग जिसे हम हक ए सर कहते हैं, हक ए सर्व, सर्व कहेंगे, ये वाला सर्व, हक ए सर्व की स्थापना की। ये सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, उसने सिंचाई पर कर लगाया। और ये प्रथम दिल्ली का सुल्तान माना गया सिंचाई पर कर लगाने पर, सिंचाई पर कर लगाने पर। यह कई बार कंपटीशन में आया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और क्या उसने किया, उसने जो पैदावार होती थी उसका 1/10, 1/10 लेता था, 1/10 भाग उसको दिया जाता था। 1/10 है ये, सॉरी मिटा देता हूँ, 1/10, ये आपको ध्यान रखना है। और उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, उससे पहले जजिया कर नहीं ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, जजिया कर लगाया। और किस पर, ब्राह्मणों पर। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज है। आइए आगे देखते हैं। अशोक के 2 स्तंभ, अशोक के 2 स्तंभ कौन से थे, एक मेरठ में था, एक टोपरा में था। एक मेरठ में, एक टोपरा में। इन दोनों को उठा के ले आए थे ये, और दिल्ली लाए थे, दिल्ली में स्थापित कर दिया, दिल्ली में स्थापित किया। ये इनका एक काम था। ये कई बार कंपटीशन में आया कि अशोक के 2 स्तंभ किसके शासन काल में आए थे दिल्ली, तो आपका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक के काल में। आइए साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, इस जानकारी को हमने आपको विस्तार से समझाया।
यदि आप इस जानकारी को विस्तार से देख पाए हैं, समझ पाए हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट का 1.5 मिनट का क्विक रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक मलिक कहते थे, तुगलक वंश की स्थापना की, और उसकी माता हिंदू जाट थी। उसका पिता तुर्क था, करोना तुर्क था, और ये बलबन का दास था। मैंने आपको बताया गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियान किए, आक्रमण किए, और उसने 29 आक्रमण तो मंगोलों के विरुद्ध किए। उन्हें मंगोलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया, भगा दिया। इसलिए उसे मलिक उल गाजी के नाम से बोला गया, प्रसिद्ध हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि गाजी बेग जो तुगलक था, या गाजी तुगलक, इसी के काल में, गयासुद्दीन तुगलक के काल में ही, जो किसान थे उनसे पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग लिया जाता था। मैंने आपको ये बताया। फिर मैंने ये बताया कि जो राजस्व वसूला जाता था वो नस्ल और बटाई का प्रचलन था। उसके आधार पर नस्ल कौन कौन सी है फसल की, बटाई कितनी है, 1/2 1/3, इस तरीके से। और फिर मैंने आपको बताया कि वो गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक आया, जिसका शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक रहा। वह सर्वाधिक विद्वान था, शिक्षित था, खगोल शास्त्री था, गणितज्ञ था, आयुर्विज्ञान का ज्ञाता था। और फिर मैंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही, या अमीर को ही की स्थापना की। इसे कृषि के लिए ऋण दिया जाता था, और कृषि को सुधारने के लिए तमाम तरह की सहायता किसानों को दी जाती थी। फसलों के लिए दी जाती थी, अनाजों के उन्नत के लिए दी जाती थी। और मैंने आपको ये भी बताया कि तुगलक के काल में एक प्रयोग हुआ था, राजधानी से दिल्ली, यानी देवगिरी, राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी लाई गई। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं चलाई। उन 5 योजना के नाम आपको मैंने बताए थे पीछे। एक थे दोआब में कर वृद्धि, दूसरी थी देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरा था सांकेतिक मुद्रा, चौथा था खुरासान पर आक्रमण, और पांचवा था कराची पर आक्रमण। मैंने फिर आपको यह भी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इबन बतूता आया, और इबन बतूता मोरक्को का रहने वाला था, अर्थात अफ्रीकी यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल था वो 1325 से 1391 था। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का, मतलब इबन बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया था। और और उसने क्या किया था, किताब उल रहला पुस्तक लिखी थी इबन बतूता ने। और इबन बतूता ये किताब अपनी यात्रा के दौरान लिखी थी। चीनी चीनी यात्रा चीन की यात्रा पे गया था। मैंने आपको ये भी बताया था मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था, हिंदुओं के त्योहार जैसे होली में भाग लेता था। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया, उसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की। आपको मैंने ये भी बताया दीवान ए खैरात की स्थापना की। मैंने आपको ये बताया दारुल सफा की स्थापना की। मैंने आपको बताया दीवान ए बंदगान की स्थापना की। फिर मैंने आपको बताया था कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिर मैंने आपको बताया था लोक निर्माण विभाग में उनसे 300 नगर की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, इस तरीके के नगर थे। उसने 40 मस्जिदें बनाई, ये बताया, 30 विद्यालय बनाए, ये भी मैंने बताया, 20 महल बनाए थे, 100 सराय बनाई थी, और 100 अस्पताल बनाए थे, 5 मकबरे बनाए थे, 100 स्नान गृह बनाए थे, ये भी मैंने आपको बताया था। और मैंने फिर आपको ये भी बताया था उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, जिसमें मैंने बताया था कि यमुना नदी का पानी हिसार तक जाएगा। दूसरी नहर मैंने बताई थी सतलज से घाघरा तक। तीसरी बताई थी जो सिरमौर की पहाड़ियां होती हैं उससे हांसी तक। चौथी मैंने बताया था आपको घाघरा से फिरोजाबाद तक बताया था। और मैंने पांचवी बताया था कि जो यमुना नदी है वो फिरोजाबाद तक गई। उसके बाद में मैंने ये भी बताया कि फिरोज तुगलक ने 150 कुएं बनवाए थे, और 50 बांध बनवाए थे, 30 झीलें बनवाई थी, और बहुत सारे तालाब का निर्माण कराया था। और मैंने आपको बताया उनने सिंचाई के लिए हक ए सर्व की स्थापना की थी। ये मैंने आपको बताया। पैदावार का 1/10 लेता था, ये भी मैंने बताया। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था उसने, ये भी मैंने आपको बताया। इस तरीके से मैंने सबसे लास्ट में ये बताया कि वो अपना अशोक के जो स्तंभ थे, एक मेरठ में था, एक टोपरा में था, वो दिल्ली में लेकर आया और वहां पर स्थापित कर दिया। आइए साथियों, यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है
तो इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले, मुझे शक्ति मिले, मुझे ताकत मिले, मुझे हिम्मत मिले और मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए ताकि मुझे अपनी कमियों का भी पता चले। यदि मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा रहा हूं तो आप मुझे सुझाव दीजिए, क्योंकि मैं संपूर्ण नहीं हूं, कोई भी संपूर्ण नहीं है इस दुनिया के अंदर। सफल होने के लिए हर किसी को अपने आप कमजोरी तलाशनी होगी, अपने आप को कमजोर मानना पड़ेगा। कुछ सीखने के लिए कमजोर मानना बहुत जरूरी है, तभी आप बुद्धिमान बन सकते हैं। आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।